यह दुनिया ऐसी है जहां हर इंसान उस आखिरी चीज में बदल जाता है जिसे उसने छुआ हो। किसी ने सींग कबाब छुआ और बैल दानव बन गया, किसी ने जीवाश्म छुआ और ड्रैगन बन गया, यहाँ तक कि किसी ने एक चुंबक छू लिया और सीधे बिजली वाले स्टील आयरन मैन में बदल गया। पिछले जन्म में मैंने एक बड़ी तलवार छुई थी और हजारों तीरों की वर्षा जैसी शक्ति हासिल की थी, लेकिन फिर भी मुझे दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों ने चींटी की तरह कुचल दिया था। अब रूपांतरण शुरू होने में सिर्फ 6 घंटे बचे हैं। होश वापस मिलने के बाद मैंने फैसला किया कि इस बार मैं एक महिला को छूऊंगा। इसीलिए मेरी नजर हमारी स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की जो छिंगलिंग पर गई, क्योंकि पिछले जन्म में वैश्विक रूपांतरण शुरू होने के बाद बहुत जल्दी अंधेरी रात आ गई थी। मैं खिड़की के पास खड़ा होकर शहर की चांदनी को देख रहा था और चुपचाप उस बदलाव का इंतजार कर रहा था। जैसे ही मोबाइल पर समय रात के 12 बजे पहुंचा, पूरी धरती अचानक जोर से कांप उठी। अगले ही पल एक रहस्यमयी आवाज दुनिया के हर इंसान के कानों में गूंज उठी। वैश्विक रूपांतरण शुरू हो चुका है। इस क्षण से तुम अपने दोनों हाथों से जिस आखिरी वस्तु को छुओगे वह सशक्त होगी और तुम्हारे शरीर का हिस्सा बन जाएगी। यह प्रभाव 24 घंटे तक रहेगा। जब नया दिन आएगा, रूपांतरण समाप्त हो जाएगा। अब शुरू करो, इस महान भोज का आनंद लो। रहस्यमयी आवाज के गायब होते ही मैंने खिड़की खोल दी। ठंडी हवा कमरे में भर गई। नीचे की सड़कें पूरी तरह अराजकता में डूब चुकी थीं। जो शहर कुछ सेकंड पहले तक रोशनी और रौनक से भरा था, वह अगले ही पल राक्षसों की दुनिया बन गया। मैंने अपनी आंखों से देखा, सड़क के सामने वाले ठेले पर बैठा मोटा दुकानदार जो अभी अभी सींख कबाब खा रहा था। उसका शरीर गुब्बारे की तरह फूलने लगा। उसकी त्वचा पर काले बाल उग आए, सिर लंबा हो गया। 2 खून से सनी लोहे की सींखें उसके सिर को चीरकर बाहर निकली और चमकते हुए नुकीले सींग बन गई। सिर्फ कुछ ही सेकंड में एक इंसान 3 मीटर लंबे मांसपेशियों से भरे बैल दानव में बदल गया। उसने भयानक गर्जना की और एक मुक्के से सड़क की लाइट का खंभा 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। चारों तरफ चिंगारियां उड़ने लगी। थोड़ी दूर एक आंटी अपने पालतू टेढ़ी कुत्ते को घुमा रही थी। अचानक लाल रोशनी चमकी। उनकी चीख बीच में ही रुक गई। उनका शरीर और टेढ़ी एक हो गए और वह इंसानी चेहरे वाले विशाल पूडल कुत्ते में बदल गई। वह जमीन पर झुककर पास के फायर हाइड्रेंट को पागलों की तरह काटने लगी। पानी का फव्वारा उस पर गिरा, लेकिन वह और भी ज्यादा उग्र हो गई। और भी अजीब चीजें हो रही थी। सड़क के बीचों बीच एक टैक्सी अचानक नियंत्रण खो बैठी और हरियाली में जा घुसी, क्योंकि रूपांतरण शुरू होते ही ड्राइवर दोनों हाथों से स्टीयरिंग व्हील पकड़े हुए था। उसकी बाहें धातु में बदल गईं और स्टीयरिंग के साथ जुड़ गईं। उसका पूरा ऊपरी शरीर गियर, मीटर और मशीनों के ढेर में बदल गया। यहाँ तक कि उसके मुंह से काला धुआं भी निकल रहा था। चीखें, टकराने की आवाजें और राक्षसों की दहाड़ों ने पूरे शहर की शांति को चीर दिया। यही था वैश्विक रूपांतरण। मैं इसे पहले ही एक बार जी चुका था, इसलिए इन राक्षसों को देखकर मेरे मन में कोई भाव नहीं था, बल्कि मुझे थोड़ा हंसी आ रही थी, क्योंकि वे एक सबसे महत्वपूर्ण नियम नहीं जानते थे। उस रहस्यमयी आवाज ने एक बात छुपा ली थी। रूपांतरण तुरंत तय नहीं होता। आवाज समाप्त होने के बाद हर व्यक्ति के पास पूरे 10 मिनट का समय होता है। इन 10 मिनटों में तुम जिस वस्तु को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ोगे और जिसके साथ मानसिक संबंध स्थापित करोगे, वही तुम्हारा अंतिम रूपांतरण तय करेगी। पिछले जन्म में मैंने घबराहट में घर की सजावटी बड़ी तलवार पकड़ ली थी और हजारों तीरों की वर्षा वाली शक्तिशाली क्षमता जागृत कर ली थी। शुरुआत तो शानदार थी, लेकिन मैं बहुत ज्यादा दिखावा करने लगा था और मेरे पास कोई ताकतवर सहारा भी नहीं था। रूपांतरण के सिर्फ 3 महीने बाद ही झाओ तियानलोंग ने मुझे मार डाला। वही झाओ तियानलोंग जिसने परमाणु रिएक्टर के रेडियोधर्मी कचरे को छूकर रेडिएशन टायरेंट का रूप धारण किया था। उसने मेरी सारी हड्डियां ऐसे कुचल दी जैसे किसी चींटी को कुचल रहा हो। लेकिन इस बार मैं दोबारा जन्म लेकर लौटा हूँ। अब अंतिम रूपांतरण तय होने में सिर्फ 9.5 मिनट बचे हैं। बड़ी तलवार, अब तो कुत्ता भी उसे नहीं छुएगा। इस बार मैं कुछ बड़ा करने वाला हूँ। भन भन। मेरी जेब में रखा फोन जोर से कंपन करने लगा। मैंने निकाला और देखा, स्क्रीन पर 2 शब्द चमक रहे थे, जो छिंगलिंग। हमारी कक्षा की मॉनिटर और स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की। मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। मुझे पता था कि मेरी भेजी हुई वह संदेश उसे जरूर बाहर निकाल देगा। पिछले जन्म में उसने गलती से एक पन्ना जरा हार छू लिया था और बर्फ की शक्ति जागृत कर ली थी। वह बाद में दुनिया की प्रसिद्ध हिमरानी बन गई थी। जब झाओ तियानलोंग मेरा पीछा कर रहा था, उसने कई बार मेरी जान बचाई थी। आखिर में तो मुझे भागने का मौका देने के लिए उसने खुद को बलिदान कर दिया था और झाओ तियानलोंग की विकिरण किरणों में जलकर राख हो गई थी। अब जब भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया है, तो ये एहसान मुझे चुकाना ही होगा। सिर्फ चुकाना नहीं, मैं उसे अपने साथ इस पागल दुनिया की छोटी तक ले जाऊंगा। मैंने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से जो छिंगलिंग की डरी हुई और हांफती हुई आवाज आई, लिन फेंक, तुम्हें आखिर पता क्या है? बाहर सब पागल हो गए हैं। मैंने अभी किसी को देखा जो एक विशाल रसोई चाकू में बदल गया और सड़क पर लोगों को काट रहा था। तुम कहाँ हो? मैंने उसकी घबराई हुई बात बीच में ही काट दी। मेरी आवाज बर्फ की तरह शांत थी। तुम कहाँ हो? मैंने तुम्हारा मैसेज देखा। मुझे लगा तुम ऐसे मजाक नहीं करते, इसलिए मैं टैक्सी लेकर तुम्हारे घर आ गई। अभी मैं तुम्हारी बिल्डिंग के नीचे वाली सुविधा दुकान के पीछे वाले गोदाम में छिपी हूँ। बाहर एक राक्षस है जो कूड़ेदान में बदल गया है और लोगों को खा रहा है। मैं बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रही। उसकी आवाज रोने वाली हो गई। मैंने कहा, वहीं रुको, हिलना मत, मुंह बंद रखो, यहाँ तक कि सांस भी धीरे लेना। मैं अभी नीचे आ रहा हूँ। कॉल काटने के बाद मैंने
बिस्तर की चादर फाड़कर कपड़े की पट्टियां बनाई। फिर 2 मोटी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी अपनी दोनों बाहों पर कसकर बांध ली ताकि वे अस्थायी कवच का काम करें। उसके बाद मैंने बिस्तर के नीचे से पहले से तैयार रखी हुई एक मजबूत स्टील पाइप निकाली। समय 8 मिनट बाकी। मैंने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंधेरी सीढ़ियों की ओर दौड़ पड़ा। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए जब मैं तीसरी मंजिल पर पहुंचा तो एक तीखी खून की बदबू मेरी नाक में घुस गई। सेंसर लाइट की हल्की रोशनी में मैंने देखा कि मकान मालकिन आंटी वांग एक डिलीवरी बॉय के ऊपर झुकी हुई थी। आंटी वांग को हमेशा सफाई करना पसंद था। जब रूपांतरण शुरू हुआ था तब उनके हाथ में एक बांस की झाड़ू थी। अब उनके शरीर का निचला हिस्सा अनगिनत नुकीली बांस की टहनियों में बदल चुका था जो मकड़ी के पैरों की तरह उनके शरीर को सहारा दे रही थी। उनके चेहरे की त्वचा सूखकर पेड़ की छाल जैसी हो गई थी। मुंह में लकड़ी के कांटे उगाए थे और वे पागलों की तरह डिलीवरी बॉय का खून चूस रही थी। मेरे कदमों की आवाज सुनते ही झाड़ू आंटी ने अचानक सिर घुमा लिया। उनकी धंसी हुई आंखों से हरी रोशनी चमक उठी। फिर उन्होंने अपने तेज बांस जैसे हाथ लहराते हुए मेरी तरफ झपट्टा मारा। आंटी, अब शायद अगले महीने का किराया नहीं देना पड़ेगा, है ना? मैं ठंडे स्वर में हंसा। पिछले जन्म में लाशों के ढेर के बीच लड़ते लड़ते जो युद्ध प्रवृत्ति विकसित हुई थी वह तुरंत जाग उठी। मैं पीछे नहीं हटा बल्कि सीधे उनकी ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही बांस की नुकीली शाखाएं मेरे गले को भेदने वाली थीं, मैं फिसलकर उनके पैरों के बीच मौजूद बांस की टहनियों के खाली हिस्से से निकल गया। इस राक्षस का ऊपरी शरीर अभी भी मांस का था। हालांकि निचला हिस्सा झाड़ू बन चुका था, लेकिन उसका संतुलन बेहद खराब था। उसके पीछे पहुंचते ही मैंने दोनों हाथों से स्टील पाइप कसकर पकड़ी। कमर घुमाकर पूरी ताकत से पाइप उसके सिर के पीछे दे मारी। धड़ाम, एक भारी आवाज गूंजी। लकड़ी के टुकड़े और खून एक साथ फट पड़े। झाड़ू आंटी चीख तक नहीं पाई। वे सीधे जमीन पर गिर गईं और कुछ ही सेकंड में बेजान लकड़ियों के ढेर में बदल गईं। रूपांतरित राक्षसों का दिमाग लगभग पूरी तरह उस वस्तु की प्रवृत्ति से भर जाता है जिससे वे बदले होते हैं। वे बेहद मूर्ख होते हैं। मैं उनकी लाश पार करके आगे बढ़ा और घड़ी देखी। 5 मिनट बाकी थे। उसी समय उनसे लगभग 5 मीटर आगे एक विशालकाय उत्परिवर्तित जंगली बिल्ली खड़ी थी। उसका आकार लगभग बछड़े जितना बड़ा था। उसकी खून जैसी लाल आंखें झो छिंगलिंग को घूर रही थी और वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। शायद रूपांतरण से पहले वह किसी मरे हुए चूहे को खा रही थी। अब उसकी पूंछ मोटी बाल रहित चूहे की पूंछ बन चुकी थी और उसके मुंह के कोनों से हरा जहरीला तरल टपक रहा था। अंतिम रूपांतरण तय होने में सिर्फ 3 मिनट बचे थे। मैंने गहरी सांस ली, दोनों हाथों से स्टील पाइप कसकर पकड़ी और मोड़ से बाहर छलांग लगाकर चिल्लाया, अरे जानवर, इधर देख। उत्परिवर्तित बिल्ली ने तुरंत सिर घुमाया, एक कान फाड़ देने वाली चीख निकाली और जो छिंगलिंग को छोड़कर मेरी तरफ झपट पड़ी। उसकी रफ्तार तोप के गोले जैसी थी, लेकिन पिछले जन्म में मैं भी एक शक्तिशाली योद्धा था। मेरी नजर में इस स्तर के राक्षस कमजोरियों से भरे हुए थे। मैंने सीधे मुकाबला नहीं किया। मेरा शरीर अचानक दाईं ओर मुड़ गया। साथ ही मैंने अपना बायां हाथ ऊपर उठा लिया। चटाक, उसके तेज पंजे मेरी बांह पर बंधी मोटी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पर लगे। एक ही वार में किताब का आधा हिस्सा फट गया, लेकिन मेरी त्वचा तक नहीं पहुंचा। जैसे ही उसका हमला खाली गया, मैंने दाएं हाथ से स्टील पाइप पूरी ताकत से घुमाई और उसकी कमर पर दे मारी। कहावत है, बिल्ली का सिर तांबे का, हड्डियां लोहे की, लेकिन कमर टोफू जैसी होती है। चाहे वह कितनी भी बदल गई हो, यह कमजोरी नहीं बदली थी। कड़क, हड्डी टूटने की साफ आवाज सुनाई दी। उत्परिवर्तित बिल्ली दर्दनाक चीख मारते हुए जमीन पर गिर पड़ी। उसका निचला शरीर तुरंत लकवाग्रस्त हो गया। वह सिर्फ अपने अगले पंजों से जमीन पर घिसट सकती थी। मैं उसके पास गया, बिना किसी भावना के उसकी खोपड़ी पर एक और वार किया। सब खत्म हो गया। लिन फेंग, जो छिंगलिंग आखिर टूट गई। वह कार्डबोर्ड बॉक्स के पीछे से भागकर बाहर आई और मुझे कसकर गले लगा लिया। आंसू तुरंत बहने लगे। मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा मैं मर जाऊंगी। उसके शरीर की गर्माहट महसूस हुई, लेकिन मेरे मन में कोई भाव नहीं आया। मैंने घड़ी की ओर देखा। मेरी आंखें सिकुड़ गईं। अंतिम रूपांतरण लॉक होने में सिर्फ 60 सेकंड बचे थे। क्लास मॉनिटर, बाकी बातें बाद में करेंगे, अब मेरी आंखों में देखो। मैंने उसके कंधे पकड़कर उसे थोड़ा दूर किया और उसकी आंखों में घूरने लगा। मेरी गंभीर और लगभग कठोर नजर देखकर वह डर गई। उसकी लंबी पलकों पर अभी भी आंसू लटके हुए थे। क्या हुआ? मैंने तेजी से पूछा। क्या तुम मुझ पर विश्वास करती हो? करती हूँ, उसने बिना झिझक जवाब दिया। अगर तुम्हारा मैसेज नहीं मिलता तो मैं सड़क पर ही मर गई होती। उसने तुरंत सिर हिला दिया। वह जानती थी कि अगर वह गलियों में नहीं छिपती तो बाहर के राक्षस उसे टुकड़ों में फाड़ चुके होते। ठीक है, मैंने गहरी सांस ली। अब जो मैं करने वाला था वह मेरी सबसे बड़ी बाजी थी। पिछले जन्म में वैश्विक रूपांतरण के शुरुआती दिनों में कई लोग डर के कारण एक दूसरे को गले लगा लेते थे या हाथ पकड़ लेते थे, लेकिन नतीजा हमेशा भयानक होता था। दो इंसान जो एक दूसरे को छूते हुए रूपांतरित होने की कोशिश करते, या तो पूरी तरह असफल होकर बेकार हो जाते या फिर एक विकृत 2 सिर वाले राक्षस में मिल जाते और दर्दनाक मौत मरते। क्योंकि रूपांतरण ऊर्जा के सामने मानव जीन एक दूसरे को बहुत जोर से अस्वीकार करते हैं। लेकिन प्रलय के अंतिम चरण में मुझे एक शीर्ष वैज्ञानिक से एक चौंकाने वाला रहस्य पता चला था। इंसान एक दूसरे के साथ रूपांतरित नहीं हो सकते क्योंकि उनके बीच पूर्ण विश्वास और आत्माओं का सामंजस्य नहीं होता। अगर एक पुरुष
और एक महिला अंतिम सेकंड में बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी संदेह के एक दूसरे पर 100% विश्वास करें और स्वयं को पूरी तरह एक दूसरे को सौंप दें, तो वे आनुवंशिक सीमाओं को तोड़ सकते हैं और छिपा हुआ SSS स्तरीय रूपांतरण मार्ग, जुड़वा सहजीवी अस्तित्व सक्रिय कर सकते हैं। यह न केवल दोनों को पूर्ण रूप से जोड़ देता है, बल्कि उन्हें साधारण रूपांतरित लोगों से कहीं अधिक भयावह क्षमता भी देता है। और जो चिंगलिंग, पिछले जन्म में वह मेरे लिए अपनी जान तक देने को तैयार थी। उसके विश्वास पर मुझे पूरा भरोसा था। अब ध्यान से सुनो, आगे जो भी हो मेरा हाथ मत छोड़ना, अपने मन में लगातार मेरा नाम दोहराना, खुद को पूरी तरह मेरे हवाले कर देना। अब सिर्फ 20 सेकंड बचे थे। मैंने स्टील पाइप फेंक दी और उसके दोनों हाथ अपने हाथों में कसकर पकड़ लिए। जो चिंगलिंग स्तब्ध रह गई। उसके सुंदर चेहरे पर आश्चर्य और हल्की लाली उभर आई। इस खून और राक्षसों से भरी दुनिया में मेरा यह अचानक किया गया काम किसी सन की बदमाश जैसा लग रहा था। लिन फेंग, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? उसने स्वाभाविक रूप से हाथ खींचने की कोशिश की। हिलो मत, अगर जिंदा रहना है तो मुझे तुम्हें छूने दो, मैंने जोर से कहा। मेरे हाथ उसकी मुलायम हथेलियों को कसकर थामे हुए थे। हमारी उंगलियां एक दूसरे में पूरी तरह उलझ गईं। कोई भी खाली जगह नहीं बची। जो चिंगलिंग की आंखें लाल हो गईं, लेकिन मेरे खून से सने और दृढ़ चेहरे को देखकर उसने दांत भींच लिए और विरोध करना छोड़ दिया। उसने आंखें बंद कर लीं। उसका शरीर हल्का कांप रहा था। ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ, लिन फेंग, लिन फेंग, लिन फेंग। अब सिर्फ 10 सेकंड बचे थे। 9, 8। हवा में तैरती रूपांतरण ऊर्जा पागलों की तरह हमारी ओर इकट्ठी होने लगी। मैं महसूस कर सकता था कि उसकी हथेलियों का तापमान लगातार बढ़ रहा है और जो चिंगलिंग के हाथ इतने गर्म हो गए थे मानो लाल तपता हुआ लोहे का टुकड़ा हो। लेकिन मैंने दांत भींच लिए और किसी भी हालत में हाथ नहीं छोड़ा। 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड, धड़ाम। जैसे ही उलटी गिनती 0 पर पहुंची, हमारी आपस में जुड़ी उंगलियों के बीच से एक चकाचौंध कर देने वाली गहरे सुनहरे रंग की रोशनी फूट पड़ी। यह प्रकाश बेहद शक्तिशाली था। वह सीधे आसमान की ओर उठा और काले रात के आकाश को चीरते हुए एक सुनहरी दरार बना दी। अगले ही पल असहनीय दर्द ने मेरे पूरे शरीर को घेर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी आत्मा को जबरदस्ती फाड़ा जा रहा हो, फिर उसे टुकड़ों में तोड़कर दोबारा जोड़ा जा रहा हो। मैंने जो चिंगलिंग की दर्द भरी चीख सुनी। इसके तुरंत बाद उसका शरीर सुनहरी रोशनी में पारदर्शी होने लगा। वह अनगिनत चमकते कणों में बदल गई और मेरे हाथों के रास्ते मेरे शरीर के भीतर समाने लगी। सफल हो गया। यह निश्चित रूप से सहजीवी संलयन, सिम्बियोटिक फ्यूजन का संकेत था। मैंने अपनी जीभ को जोर से काट लिया ताकि होश बना रहे। उसी समय मुझे महसूस हुआ कि समुद्र की लहरों जैसी विशाल शक्ति मेरे शरीर में विस्फोट कर रही है। मेरी मांसपेशियां फिर से बन रही थीं। हड्डियां लगातार चटकने की आवाज कर रही थीं। मेरी 5 इंद्रियों की क्षमता कई गुना बढ़ गई थी। धीरे धीरे सुनहरी रोशनी गायब हो गई। गली फिर से अंधेरे में डूब गई। मैं भारी सांसें लेते हुए धीरे धीरे आंखें खोली। चांदनी की रोशनी में मैंने खुद को देखा। मेरे कपड़े पसीने और शरीर से निकली अशुद्धियों से पूरी तरह भीग चुके थे, लेकिन मेरे शरीर में कोई अजीब बदलाव नहीं आया था। न मेरे अतिरिक्त हाथ पैर निकले थे, न मैं धातु में बदला था। ऊपर से मैं अभी भी एक सामान्य इंसान जैसा ही दिख रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने मुट्ठी भींची, हवा में हल्का सा धमाके जैसा स्वर गूंज उठा। मेरे भीतर मौजूद शक्ति का एहसास इतना विस्फोटक था कि यह पिछले जन्म के मेरे सर्वोच्च स्तर से भी सैकड़ों गुना अधिक लग रहा था। तभी अचानक मेरे दिमाग के भीतर एक मधुर आवाज गूंजी। लिन फेंग, मैं कहाँ हूँ? ये जो चिंगलिंग की आवाज थी। मैंने मन ही मन सोचा। अगले ही पल मेरी दाहिनी बाह पर एक सुंदर बर्फीले नीले रंग का प्रतीक उभर आया। वह बर्फ से घिरी एक शानदार तलवार का चिन्ह था। क्लास मॉनिटर, डरने की जरूरत नहीं। मैं मुस्कुराया और मन ही मन उसे जवाब दिया। तुम अभी मेरे शरीर के अंदर हो। आज से तुम मेरी तलवार हो और मैं तुम्हारी ढाल। अब हम अजेय हैं। SSS स्तरीय जुड़वां सहजीवी अस्तित्व। मुझे सर्वोच्च शारीरिक शक्ति प्राप्त हुई थी, जबकि जो चिंगलिंग एक ऐसी आत्मिक सत्ता बन गई थी जो मेरे शरीर के भीतर से विभिन्न तत्वीय शक्तियां इस्तेमाल कर सकती थी, यहाँ तक कि दिव्य हथियारों का रूप भी ले सकती थी। ऐसी शुरुआत सचमुच स्वर्ग से मिले वरदान जैसी थी। लेकिन तभी गली के बाहर से अचानक जमीन हिलाने वाली भारी आवाजें आने लगी। धम धम धम। हर कदम के साथ धरती कांप रही थी। कुछ विशालकाय चीज धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रही थी। मैंने तुरंत सिर उठाकर देखा। गली का प्रवेश द्वार पूरी तरह किसी विशाल आकृति से ढक गया था। वह लगभग 5 मीटर ऊंचा भयानक दैत्य था। उसका ऊपरी शरीर एक सीमेंट मिक्सर ट्रक के साथ पूरी तरह जुड़ चुका था। उसका पेट घूमते हुए विशाल मिक्सिंग ड्रम में बदल गया था, जिससे लगातार धातु रगड़ने जैसी भयानक आवाजें निकल रही थीं। उसकी यांत्रिक भुजाएं दीवारों को तोड़ते हुए अंदर घुसी। एक ही वार में गली की ईंटों की दीवारें टूटकर बिखर गईं। उसने अंदर झांकते हुए कहा, लिन फेंग, तू जैसा निकम्मा यहाँ भी जिंदा है। अच्छा हुआ मिल गया। मैं अभी बहुत भूखा हूँ। तुझे मांस के पेस्ट में बदलकर आराम से खाऊंगा। मैंने उसका चेहरा पहचान लिया। वह ली चियांग था, पिछले जन्म का दुश्मन। लेकिन इस बार उसे देखकर मुझे जरा भी डर नहीं लगा, बल्कि मेरे होंठ उत्साह से मुस्कुरा उठे। पिछले जन्म का शत्रु और इस जन्म की शुरुआत में ही मेरे सामने आ गया। मैंने मन ही मन कहा, क्लास मॉनिटर, मुझे अपनी शक्ति उधार दो। उसे दिखाते हैं कि हम अब कितने मजबूत हैं। ठीक है। जो चिंगलिंग की दृढ़ आवाज मेरे मन में गूंजी। अगले ही पल मेरी दाहिनी बाह के चिन्ह से अत्यंत ठंडी शक्ति फूट पड़ी। मैंने सिर उठाया। मेरी आंखों में सुनहरी चमक दौड़ गई। मैंने 5 मीटर ऊंचे सीमेंट दैत्य की ओर
उंगली से इशारा किया, आजा अपनी मौत लेने। यह सुनते ही ली चियांग पूरी तरह बौखला गया। उसका विकृत चेहरा क्रोध से मरोड़ खा गया और उसने कान फाड़ देने वाली दहाड़ लगाई। लिन फेंग, झो छिंगलिंग घबराकर चिल्लाई, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा बल्कि सीधे उसकी ओर दौड़ पड़ा। एसएसएस स्तरीय सहजीवी शरीर द्वारा मिली शक्ति ने मेरी विस्फोटक गति को अविश्वसनीय स्तर तक पहुंचा दिया था। धम, जैसे ही मैंने छलांग लगाई मेरे पैरों के नीचे की कंक्रीट फट गई। धरती में मकड़ी के जाले जैसी दरारें फैल गईं। मेरा शरीर तोप के गोले की तरह हवा में उछल गया। मैं उसके विशाल यांत्रिक हाथ से बाल बाल बचते हुए ऊपर पहुंच गया। ली चियांग का हमला खाली चला गया। उसकी यांत्रिक भुजा जमीन पर गिरी, चारों तरफ पत्थर उड़ गए, पूरी गली हिल गई। उसी क्षण मैं हवा में उसके चेहरे के बराबर ऊंचाई पर पहुंच चुका था। मैं मुस्कुराया और मन ही मन गरजा, छिंगलिंग तलवार बनो। समझ गई। झो छिंगलिंग की आवाज तुरंत दृढ़ हो गई। अगले ही पल मेरी बाह पर बना नीला प्रतीक चमक उठा। अत्यंत ठंडी ऊर्जा मेरे कंधे से होकर हाथों में दौड़ गई। हवा में मौजूद नमी तुरंत जम गई। अनगिनत बर्फीले कण चारों ओर फैल गए। सिर्फ एक झपकी के भीतर मेरे हाथ में 1.5 मीटर लंबी विशाल हिम तलवार प्रकट हो गई। उससे नीली ठंडी आभा निकल रही थी। उस तलवार का कोई वास्तविक भौतिक शरीर नहीं था। वह पूरी तरह झो छिंगलिंग की बर्फीली शक्ति और मेरी मानसिक ऊर्जा से बनी थी। वह पंख जितनी हल्की थी लेकिन अटूट और अत्यंत घातक। ली चियांग का चेहरा भय से भर गया। ये क्या चीज है? तुम्हारे पास तो कोई रूपांतरण शक्ति नहीं थी। मैंने दोनों हाथों से हिम तलवार का हत्था पकड़ा और गिरते हुए अपने शरीर की गति का उपयोग किया। कमर घुमाई और हवा में अर्धचंद्राकार वार करते हुए उसकी सीमेंट मिक्सर से जुड़ी विशाल धातु संरचना पर तलवार चला दी। किसी धातु के टकराने की आवाज नहीं आई, सिर्फ एक भयावह कटने की ध्वनि सुनाई दी। हिम तलवार की चरम ठंडक ने उसके मोटे इस्पाती कवच और धातु की परतों को ऐसे काट दिया मानो टोफू काट रही हो। ली चियांग दर्द और भय से पागल होकर चीख उठा। उसके शरीर पर बना विशाल घाव खुल गया, लेकिन वहां से खून नहीं निकला। लेकिन खून निकलने की बजाय घाव पर तुरंत मोटी बर्फ जम गई। भयानक ठंड उस घाव के रास्ते उसके पूरे शरीर में फैल गई। उसके अंदर मौजूद मशीनरी, सीमेंट का घोल और यहाँ तक कि उसकी नसें भी एक एक करके जमने लगीं। कड़क 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 बर्फ जमने की डरावनी आवाजें लगातार गूंजने लगीं। कुछ ही पलों में ली चियांग का 5 मीटर ऊंचा विशाल शरीर वहीं का वहीं जम गया। उसके पेट में लगा विशाल मिक्सिंग ड्रम जो अभी तक घूम रहा था पूरी तरह रुक गया। मैं हल्के से जमीन पर उतरा, पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, बस हाथ में मौजूद हिम तलवार को हवा में हल्का सा झटका दिया। टूट जाओ, मैंने शांत स्वर में कहा। जैसे ही मेरे शब्द समाप्त हुए ली चियांग का विशाल सीमेंटी शरीर किसी टूटती हुई बर्फ की मूर्ति की तरह फट पड़ा। धड़ाम, हजारों बर्फीले टुकड़े चारों ओर बिखर गए। पिछले जन्म का वह अत्याचारी जिसने झो छिंगलिंग को मौत के घाट उतारा था और अनगिनत बुरे काम किए थे, एक ही वार में खत्म हो गया। यही थी एसएसए स्तरीय जुड़वां सहजीवी शक्ति की भयावहता, मेरी निकट युद्ध की विस्फोटक ताकत और झो छिंगलिंग की अत्यंत शुद्ध तत्वीय शक्ति। रूपांतरण की शुरुआती अवस्था में यह संयोजन बाकी सभी पर भारी पड़ने वाला था। मैंने हाथ में मौजूद बर्फीली तलवार को समाप्त कर दिया और गहरी सांस छोड़ी। तभी मेरे मन में झो छिंगलिंग की आवाज गूंजी, लिन फेंग, हमने किसी को मार दिया। उसकी आवाज कांप रही थी। हालांकि अब उसका कोई भौतिक शरीर नहीं था, लेकिन मैं उसकी भावनाओं में मौजूद डर और असहजता साफ महसूस कर सकता था। आखिर 10 मिनट पहले तक वह एक साधारण लड़की थी जो मुर्गी काटते हुए भी नहीं देख सकती थी। मैं हल्का सा मुस्कुराया। क्लास मॉनिटर, एक बात सुधार लो, वह इंसान नहीं था, वह ऐसा राक्षस था जो तुम्हें खा जाना चाहता था। मैं ली चियांग के टूटे हुए अवशेषों में कुछ खोजते हुए उससे बात कर रहा था। यह दुनिया बदल चुकी है। उस रहस्यमयी आवाज ने जो 24 घंटे की बात कही थी वह असल में एक क्रूर छनाई प्रक्रिया है। इन 24 घंटों में ज्यादातर लोग उस वस्तु की शक्ति से निगल लिए जाएंगे जिसे उन्होंने छुआ था। वे अपनी बुद्धि खो देंगे और सिर्फ हत्या करने वाले राक्षस बन जाएंगे। जो लोग इन 24 घंटों तक जीवित रहेंगे और संघर्ष करके आगे बढ़ेंगे वही इस शक्ति के असली स्वामी बनेंगे। इसलिए याद रखना, आज की दया कल हमारी मौत बन सकती है। मैं दोबारा तुम्हें अपनी आंखों के सामने मरते नहीं देखना चाहता। मेरी आखिरी बात थोड़ी भारी थी, लेकिन उसे जल्द से जल्द इस नई दुनिया के नियम समझने थे। कुछ देर तक वह चुप रही, फिर उसकी गहरी सांस की आवाज सुनाई दी। मैं समझ गई लिन फेंग, मैं तुम्हारे लिए बोझ नहीं बनूंगी और मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। लेकिन ऐसा लगता है जैसे तुम्हें पहले से सब कुछ पता था। मैं हंस पड़ा। मान लो मैं भविष्य देखने वाला कोई जीनियस हूँ। मैंने बात टाल दी। पुनर्जन्म जैसी बात समझाने का यह सही समय नहीं था। अचानक मेरी आंखें चमक उठी। मिल गया। मैंने बर्फ और सीमेंट के टुकड़ों के बीच से अंगूठे के बराबर एक छोटा सा मोती उठाया। वह धूसर भूरे रंग की हल्की चमक छोड़ रहा था। यह क्या है? झो छिंगलिंग ने उत्सुकता से पूछा। खजाना, रूपांतरण क्रिस्टल कोर। मैंने उसे उंगलियों के बीच दबाया। हल्का सा दबाव देते ही वह टूट गया और धूसर ऊर्जा की एक धारा मेरी हथेली में समा गई। तुरंत एक गर्म ऊर्जा मेरे शरीर में फैल गई। मेरी दाहिनी बाह पर बना नीला प्रतीक भी चमक उठा। मैं स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि मेरी शारीरिक क्षमता फिर से थोड़ी बढ़ गई थी और झो छिंगलिंग की बर्फीली शक्ति भी अधिक प्रबल हो गई थी। पिछले जन्म में सेना को यह पता लगाने में 3 दिन लग गए थे कि इन क्रिस्टल कोरों को अवशोषित करके शक्ति बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इस बार यह रहस्य पहले से मेरे पास था। जब तक हम लगातार रूपांतरित राक्षसों को मारकर उनके कोर अवशोषित करते रहेंगे, हमारी शक्ति बर्फ के गोले की तरह बढ़ती जाएगी। चलो, यहाँ की खून की गंध
गंध जल्द ही और राक्षसों को खींच लाएगी। हमें निकलना होगा। मैंने चेहरे का पसीना पोंछा और गली से बाहर निकल आया। बाहर का दृश्य किसी नरक से कम नहीं था। जलती हुई कारें, चारों ओर बिखरे मलबे, विकृत राक्षसों की भीड़। कुछ एक दूसरे को मार रहे थे, कुछ भागते हुए लोगों का पीछा कर रहे थे। जैसे ही मैं मोड़ पर पहुंचा, मेरी नजर एक बेहद अजीब दृश्य पर पड़ी। एक गंजा मध्यम आयु का आदमी जो सूट पहने हुए था, उसका निचला शरीर पीली साझा साइकिल में बदल चुका था। वह पागलों की तरह पैडल मार रहा था। पहिए जमीन पर चिंगारियां छोड़ रहे थे। उसकी रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच चुकी थी और वह रोते हुए चिल्ला रहा था, मुझे स्कैन मत करो, मेरी बैटरी खत्म हो रही है। उसके पीछे एक औरत दौड़ रही थी। उसका पूरा शरीर स्टील के कांटेदार बर्तन साफ करने वाले तारों जैसा बन चुका था। वह दौड़ते हुए चिल्ला रही थी, बेटा आंटी को तुम्हारी मैल साफ करने दो। मैं मन ही मन अवाक रह गया। रूपांतरण के शुरुआती चरण की अनिश्चितता सचमुच पागलपन थी। जो चीज हाथ लगी, इंसान उसी में बदल गया। इसलिए सड़कों पर काले हास्य से भरे अनगिनत अजीब राक्षस दिखाई दे रहे थे। लिन फेंग, अब हम कहाँ जाएं? झो छिंगलिंग ने पूछा। क्या कोई सुरक्षित जगह ढूंढकर 24 घंटे इंतजार नहीं कर सकते? मैंने ठंडी हंसी हंसी। छिपकर और मौत का इंतजार करें? मेरी नजर शहर के विश्वविद्यालय क्षेत्र की ओर उठ गई। असली अवसर इंतजार करने वालों को नहीं मिलते, उन्हें छीनना पड़ता है। क्लास मॉनिटर, मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूँ। चलो एक बड़ा खजाना हथियाते हैं। मेरा लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट था, हमारे विश्वविद्यालय की भौतिकी प्रयोगशाला। पिछले जन्म में रूपांतरण की पहली रात वहीं एक ऐसी घटना घटी थी जिसने पूरे चीन की शक्ति संतुलन को बदल दिया था। हमारे स्कूल का एक विज्ञान छात्र लेई मिंग, वह हमेशा मोटा चश्मा पहनता था और अक्सर लोगों द्वारा तंग किया जाता था। जब रूपांतरण शुरू हुआ तब वह संयोग से प्रयोगशाला में छिपा हुआ था और उसके हाथ एक रहस्यमयी बाहरी अंतरिक्षीय उल्कापिंड के लोहे पर थे, जिसे एक उल्का गड्ढे से निकाला गया था। उस धातु में अत्यंत शक्तिशाली विद्युत तत्व की मूल शक्ति छिपी हुई थी। लेई मिंग ने 24 घंटे की भयानक पीड़ा झेली और जब उसका रूपांतरण पूरा हुआ, उसने सीधे एसएसएस स्तरीय परम क्षमता वज्र अधिपति थंडर लॉर्ड को जागृत कर लिया। बाद में वह पूरे देश में प्रसिद्ध एक शीर्ष शक्तिशाली व्यक्ति बना, जिसे लोग वज्र सम्राट कहते थे। लेकिन दुर्भाग्य से लेई मिंग का स्वभाव बेहद चरमपंथी था। बाद के वर्षों में वह ऐसा व्यक्ति बन गया जिसके लिए इंसानी जान की कोई कीमत नहीं थी। पिछले जन्म में मैं कई बार लगभग उसके हाथों मर ही गया था। अब जबकि मुझे दूसरा जीवन मिला है, ऐसी भाग्यशाली विरासत मैं कैसे छोड़ सकता था? बर्फ और बिजली, दोहरी एसएसएस स्तरीय शक्तियां, सिर्फ कल्पना करके ही रोमांच हो रहा था। मैंने सड़क पर समय बर्बाद नहीं किया। मैं केवल अंधेरी गलियों से होकर आगे बढ़ता रहा। जहाँ कहीं कोई कमजोर और अकेला उत्परिवर्तित राक्षस दिखाई देता, मैं हाथ तक नहीं उठाता। सीधे झो छिंगलिंग एक बर्फीला कांटा छोड़ती, राक्षस चुपचाप मारा जाता। फिर मैं उसका क्रिस्टल कोर उठा लेता। हम दोनों का तालमेल लगातार बेहतर होता जा रहा था। करीब 20 मिनट दौड़ने के बाद हम आखिरकार विश्वविद्यालय क्षेत्र के किनारे पहुंच गए। रात का कैंपस सामान्यतः शांत होना चाहिए था, लेकिन आज यहाँ का दृश्य बाहर की सड़कों से भी अधिक भयानक था, क्योंकि छात्रों की संख्या बहुत अधिक थी। रूपांतरण शुरू होते ही छात्रावास नरक बन गए थे। मैंने खेल मैदान में एक छात्र को देखा जिसका निचला शरीर एक विशाल बास्केटबॉल में बदल चुका था। वह एक छलांग में 10 मीटर ऊंचा उछल रहा था और हर बार जमीन पर गिरते हुए किसी न किसी दुर्भाग्यपूर्ण जीवित व्यक्ति को कुचल देता था। मैंने प्रयोगशाला भवन की पहली मंजिल का कांच का दरवाजा लात मारकर खोल दिया। खून की तीखी गंध और रासायनिक पदार्थों की बदबू एक साथ मेरी नाक में घुस गई। गलियारे की आपातकालीन लाइटें टिमटिमा रही थीं। उनकी रोशनी दीवारों पर फैले खून के निशानों को और भी डरावना बना रही थी। लिन फेंग, सावधान रहना। झो छिंगलिंग की आवाज गंभीर हो गई। मुझे इस इमारत के भीतर बहुत हिंसक ऊर्जा महसूस हो रही है। उसकी मानसिक शक्ति अब मेरी तुलना में अधिक तीक्ष्ण हो चुकी थी। मैंने सिर हिलाया। मुझे पता है। तीसरी मंजिल पर मैंने मुट्ठियां भींच ली और सीढ़ियों से ऊपर बढ़ने लगा। जैसे ही मैंने तीसरी मंजिल के मोड़ पर कदम रखा, मेरे पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। एक तीव्र खतरे का एहसास हुआ। बिना एक पल गंवाए मैं पीछे की ओर झुक गया। एक बाल्टी जितनी मोटी नीली सफेद चमकती बिजली की किरण मेरी नाक के सामने से गुजर गई। धड़ाम! मेरे पीछे की आधी भारवाही दीवार उड़ गई। दीवार में काला जला हुआ विशाल छेद बन गया। ईंटें और मलबा नीचे गिरने लगा। अगर मेरी प्रतिक्रिया आधा सेकंड भी देर से होती तो अभी मेरा सिर भुने हुए शकरकंद जैसा हो चुका होता। कौन है? मैं तुरंत पलटकर खड़ा हो गया। मेरी नजर गलियारे के भीतर दौड़ी। गलियारे के अंत में स्थित प्रयोगशाला का लोहे का दरवाजा बुरी तरह मुड़ चुका था। उसके भीतर से एक आकृति धीरे धीरे बाहर आ रही थी। उसका पूरा शरीर हिंसक बिजली से घिरा हुआ था। बिजली की चमक में मैंने उसका चेहरा पहचान लिया। लेई मिंग, लेकिन उसकी स्थिति बेहद असामान्य थी। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। उनमें पुतलियां तक नहीं थीं। मुंह से लार टपक रही थी। उसके शरीर का दाहिना भाग पूरी तरह क्रिस्टल में बदल चुका था। वह नीली चमक छोड़ रहा था, जबकि बायां हिस्सा अभी भी विकृत होकर बदल रहा था। मांसपेशियां लगातार फड़क रही थीं। जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया वह यह थी कि रूपांतरण शुरू हुए अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ था, फिर भी वह उल्कापिंड की शक्ति को आंशिक रूप से आत्मसात कर चुका था। ऐसी प्रतिभा के कारण ही वह भविष्य में वज्र सम्राट बना था, लेकिन अभी उसकी चेतना पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। उल्कापिंड की हिंसक बिजली ने उसकी बुद्धि छीन ली थी। वह सिर्फ एक बेकाबू हत्या मशीन बन चुका था। लिन फेंग, झो छिंगलिंग ने चिंतित होकर कहा, वह बहुत शक्तिशाली है,
है। मुझे लगता है मेरी बर्फीली शक्ति उसकी बिजली के सामने तुरंत टूट जाएगी। मैं हंस पड़ा। बिल्कुल, वह मूलभूत वज्र शक्ति है। उसकी विनाशक क्षमता बहुत अधिक है। मैंने बिजली के देवता जैसे दिख रहे लेई मिंग को देखा, लेकिन पीछे हटने की बजाय जोर से हंस पड़ा। मैंने अपनी शर्ट उतार दी और अपना मजबूत ऊपरी शरीर दिखाते हुए आगे बढ़ा, लेकिन अभी उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। वह बस चलता फिरता सुपर चार्जर है। छिंगलिंग, अपनी सारी बर्फीली शक्ति मेरी टांगों और धड़ में केंद्रित कर दो। आज हम बड़ा खेल खेलेंगे। पहली बार वज्र देवता का शिकार। मेरे शब्द समाप्त होते ही लेई मिंग ने जानवर जैसी गर्जना की। उसका शरीर नीली बिजली में बदल गया और पलक झपकते ही 20 मीटर लंबा गलियारा पार कर गया। वह सीधे मेरी छाती पर मुक्का मारने आया। धड़ाम। उसके मुक्के में प्रलय जैसी शक्ति थी। नीली बिजली चारों ओर फूट रही थी। हवा ओजोन की तीखी गंध से भर गई, यहाँ तक कि गलियारे के दोनों ओर मौजूद लकड़ी के दरवाजों में आग लग गई। छिंगलिंग, पूर्ण शुद्ध बर्फ की इंसुलेशन कवच। मैंने मन ही मन आदेश दिया। समझ गई? जो छिंगलिंग ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। सामान्य पानी या साधारण बर्फ बिजली को रोक नहीं सकती थी, लेकिन उसकी अत्यंत शुद्ध बर्फ दुनिया का सर्वोत्तम विद्युत रोधक पदार्थ बन सकती थी। अगले ही पल भयानक ठंड मेरे बाएं हाथ और दोनों पैरों में फैल गई। 10 सेंटीमीटर से अधिक मोटी नीली बर्फ की परत मेरे शरीर के आधे हिस्से को ढक गई। वह किसी भारी युद्ध कवच जैसी दिखाई दे रही थी। धड़ाम। लेई मिंग का बिजली से भरा मुक्का सीधे उस बर्फीले ढाल से टकराया। बिजली पागलों की तरह बर्फ की सतह पर दौड़ने लगी। चारों ओर विस्फोटक आवाजें गूंज उठी। भारी टक्कर ने मुझे 3 मीटर पीछे धकेल दिया। मेरे जूतों ने फर्श पर गहरी लकीरें बना दी, लेकिन मैं डटा रहा। बर्फ की सतह पर असंख्य दरारें उभर आईं, फिर भी बिजली उसे भेद नहीं सकी। राह! लेई मिंग ने पागल जानवर जैसी दहाड़ लगाई। उसकी सफेद आंखें मुझे घूर रही थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसकी बिजली का सामना कैसे कर पा रहा हूँ। मैंने सिर उठाया और क्रूर मुस्कान बिखेर दी। क्या देख रहा है? चलती फिरती पावर बैंक। इस एक टक्कर में मैं उसकी पूरी स्थिति समझ चुका था। अभी उसके पास अपार बिजली की शक्ति थी, लेकिन उसका शरीर उस ऊर्जा को संभाल नहीं पा रहा था। उसका मस्तिष्क लगभग बंद हो चुका था। वह केवल आदिम प्रवृत्तियों के आधार पर लड़ रहा था। मैंने मन ही मन कहा, पिछले जन्म में तुमने अपनी बिजली से हजारों लोगों को राख बना दिया था, लेकिन इस जन्म में तुम्हारी किस्मत और शक्ति दोनों मेरी होंगी। मैंने जोर से जमीन पर पैर पटका। बर्फीले कवच से ढकी टांगों ने विस्फोटक बल पैदा किया और मैं पीछे हटने की बजाय आगे झपट पड़ा। मेरा शरीर जमीन से सटा हुआ किसी तोप के गोले की तरह उड़ गया, सीधे लेई मिंग की छाती में घुसते हुए। बाजिक्वान, ताइशान काओ, पहाड़ से टकराने वाली प्रहार तकनीक। मैंने कोई हथियार नहीं निकाला, बल्कि एसएसएस स्तरीय सहजीवी शरीर से मिली चरम शारीरिक शक्ति को मैंने अपनी सारी शारीरिक शक्ति एक बिंदु पर केंद्रित कर दी और पूरी ताकत से लेई मिंग के उस हिस्से पर टकराया जो अभी भी मांस और रक्त से बना हुआ था। कड़क! हड्डियां टूटने की भयावह आवाज गूंज उठी। लगभग 1.9 मीटर लंबा लेई मिंग सीधे हवा में उछल गया। वह फटे हुए बोरे की तरह उड़ता हुआ भौतिकी प्रयोगशाला के भीतर जा गिरा। धड़ाम! लोहे की मेजें टूट गईं, बीकर, टेस्ट ट्यूब और तरह तरह के उपकरण बिखर गए। रासायनिक पदार्थ और बिजली आपस में मिल गए और तुरंत कई छोटे छोटे विस्फोट होने लगे। लिन फेंग, जो छिंगलिंग ने जल्दी से कहा, अभी मौका है, उसे खत्म कर दो। उसके शरीर की ऊर्जा अस्थिर है और लगातार बढ़ रही है। मैंने सिर हिलाया। मुझे पता है, वह उस उल्कापिंड को जबरदस्ती आत्मसात कर रहा है। उसे संभलने का मौका नहीं दिया जा सकता। मैं बड़े कदमों से प्रयोगशाला के भीतर घुस गया। घने धुएं के बीच लेई मिंग फिर से लड़खड़ाता हुआ खड़ा हो गया। अब उसके शरीर का क्रिस्टलीय हिस्सा और भी अधिक चमक रहा था। नीली बिजली अब गहरे बैंगनी काले रंग में बदल चुकी थी। उसके आसपास 3 मीटर के दायरे में मौजूद सारे धातु उपकरण हवा में तैरने लगे। मजबूत चुंबकीय क्षेत्र उन्हें ऊपर उठा रहा था। मैं मन ही मन चौंक गया। क्या यही भाग्य के चुने हुए व्यक्ति की ताकत है? होश खोने के बाद भी उसकी शक्ति बढ़ रही है। मैं उसे खत्म करने के लिए हिम तलवार बुलाने ही वाला था कि धम! प्रयोगशाला के कोने में रखा एक स्टोरेज कैबिनेट अचानक फट गया। अंदर से एक बेहद अजीब और हास्यास्पद उत्परिवर्तित छात्र बाहर निकला। वह एक मोटा लड़का था। रूपांतरण के समय उसने एक लाल अग्निशामक यंत्र, फायर एक्सटिंग्विशर, पकड़ रखा था। अब उसका ऊपरी शरीर उसी में बदल चुका था। उसका सिर नोजल वाली जगह पर था और दोनों पाइप उसकी भुजाएं बन चुकी थी। दूर रहो, मैं तुम सबको स्प्रे कर दूंगा। वह स्पष्ट रूप से लेई मिंग की बिजली देखकर पागल हो चुका था। आंखें बंद करके उसने हाथ इधर उधर घुमाने शुरू कर दिए। फुफ फुफ! उसके शरीर से सफेद झाग और पाउडर चारों ओर फैलने लगे। कुछ ही सेकंड में पूरी प्रयोगशाला झाग से भर गई। दत्त! मैंने मन ही मन गाली दी। यह मोटा लड़का अगर कुछ देर बाद निकलता तो बेहतर होता। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उस झाग में बड़ी मात्रा में पानी और रासायनिक पदार्थ मौजूद थे जो बिजली के लिए उत्कृष्ट चालक का काम कर सकते थे। लेई मिंग के आसपास घूम रही बैंगनी काली बिजली को जैसे अचानक रास्ता मिल गया। वह तुरंत विशाल विद्युत जाल में बदल गई और चारों दिशाओं में फैलने लगी। लिन फेंग, बचो! जो छिंगलिंग चीखी। मैंने चारों ओर देखा। पूरा कमरा झाग से भरा हुआ था। भागने की कोई जगह नहीं थी। मेरी आंखों में कठोरता उभर आई। मैंने पागल हो चुके लेई मिंग को घूरा और भीतर का जुआरी स्वभाव जाग उठा। अगर बच नहीं सकते तो अंत तक लड़ेंगे। मैंने मन ही मन गरज कर कहा, छिंगलिंग, सारी रक्षा छोड़ दो। अपनी पूरी बर्फीली शक्ति मेरी दाहिनी भुजा में केंद्रित करो। मुझे सबसे तेज कवच भेदी बर्फीला भाला चाहिए। जो छिंगलिंग घबरा गई। लेकिन बिजली तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देगी।
मैंने दांत भींच लिए। मुझ पर भरोसा करो, मेरा शरीर इसे सह सकता है। जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। कुछ क्षण की चुप्पी के बाद उसने उत्तर दिया, ठीक है, लेकिन तुम मरना मत। अगले ही पल मेरी बाहों और पैरों पर बनी बर्फीली कवच टूट गई। वह सारी ऊर्जा तूफान की तरह मेरी दाहिनी भुजा में समा गई। आधे सेकंड से भी कम समय में मेरे हाथ में आधा मीटर लंबा चमकदार बर्फीला भाला बन गया। उसकी नोक गहरे नीले प्रकाश से चमक रही थी। उसमें जो छिंगलिंग की सारी शक्ति समाहित थी। उसकी कठोरता हीरे से भी अधिक थी। उसी समय आकाश में फैली बैंगनी बिजली मेरे शरीर पर टूट पड़ी। धड़ाम। अवर्णनीय पीड़ा ने मुझे घेर लिया। मुझे लगा जैसे मेरा खून उबल रहा हो। मांसपेशियां बिजली से फट रही थीं। त्वचा जलकर काली पड़ गई। भुने हुए मांस जैसी गंध हवा में फैल गई। अगर एसएसएस स्तरीय सहजीवी शरीर मुझे असाधारण पुनर्जनन और सहन शक्ति न देता तो मैं उसी क्षण राख बन गया होता। मर जा, मैंने गरज कर कहा। चारों ओर बिजली बरस रही थी, लेकिन मैं पागल जानवर की तरह आगे बढ़ता रहा। हवा में तैरते धातु के टुकड़ों को धक्का देकर हटाता गया और एक एक कदम बढ़ाते हुए लेई मिंग के सामने पहुंच गया। उसकी सफेद आंखों में पहली बार आश्चर्य दिखाई दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बिजली के क्षेत्र में कोई इंसान अभी भी कैसे खड़ा हो सकता है। उसने अपना पूरी तरह क्रिस्टलीय दाहिना हाथ उठाया। वह मेरे हृदय को भेदना चाहता था, लेकिन वह एक पल देर कर चुका था। स्विश! मेरे हाथ का बर्फीला भाला सीधा उसके बाएं सीने में घुस गया। वह हिस्सा अभी भी मांस का था। भाला बिना किसी रुकावट के उसके हृदय तक पहुंच गया। अत्यधिक ठंड तुरंत फट पड़ी। दिल और उसके आसपास की सारी रक्त नलिकाएं जम गईं। लेई मिंग का उठा हुआ हाथ हवा में ही रुक गया। उसके गले से अजीब घरघराहट निकली। उसकी आंखों की हिंसक चमक बुझने लगी। मैंने उसे ठंडे स्वर में देखा। तुम्हारी किस्मत अब मेरी है। अगले जन्म में उन चीजों को मत छूना जिन्हें छूना नहीं चाहिए। मैंने अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया। उंगलियां पंजों की तरह मुड़ गईं और उसके दाहिने सीने पर बने क्रिस्टल कवच को चीर डाला। अंदर मांस और हड्डियों के बीच एक काली उल्कापिंड धातु जड़ी हुई थी। उसकी सतह पर बिजली जैसी प्राकृतिक रेखाएं चमक रही थीं। मैंने उसे जोर से खींचकर बाहर निकाल लिया। जैसे ही वह उल्का धातु बाहर निकली, लेई मिंग ने अपने जीवन की अंतिम चीख निकाली। फिर उसका शरीर भारी आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। वह हमेशा के लिए मर चुका था। उसके साथ सारी हिंसक बिजली भी गायब हो गई। प्रयोगशाला फिर से शांत हो गई। सिर्फ वह लड़का जो अग्निशामक यंत्र में बदल चुका था कोने में कांपता हुआ बैठा रहा। मैं भारी सांसें ले रहा था। मेरा शरीर जगह जगह से जला हुआ था। कुछ घाव इतने गहरे थे कि हड्डियां दिखाई दे रही थीं, लेकिन वे धीरे धीरे भर रहे थे। मुझे दर्द की परवाह नहीं थी। मेरी पूरी नजर मेरे हाथ में पकड़ी उस काली उल्का धातु पर थी। वह लगभग मुट्ठी के आकार की थी। उसकी सतह पर बिजली की प्राकृतिक धारियां चमक रही थी। यही वह बाहरी उल्का धातु थी जिसने पिछले जन्म में वज्र सम्राट को जन्म दिया था। इसके भीतर शुद्ध वज्र तत्व की मूल शक्ति छिपी हुई थी। लिन फेंग! जो छिंगलिंग की आवाज रोने जैसी हो गई। तुम ठीक हो? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मुझे लगा तुम उसके साथ मर जाओगे। मैं हल्का सा हंसा, लेकिन चेहरे पर जमी जली हुई त्वचा खींच गई और दर्द उठा। मैं नहीं मरूंगा, मैंने धीरे से कहा। क्लास मॉनिटर तैयार हो? हमारी दूसरी शुद्धिकरण प्रक्रिया शुरू होने वाली है। दूसरी शुद्धिकरण? उसने आश्चर्य से पूछा। मैंने सिर हिलाया। हाँ, साधारण रूपांतरित लोग केवल एक शक्ति रख सकते हैं, लेकिन हम एसएसएस स्तरीय सहजीवी अस्तित्व हैं। हमारी सीमा अनंत है। यह कहते हुए मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के दोनों हाथ सीधे उस काली उल्का धातु की ओर बढ़ा दिए। मैंने दोनों हाथों से उस वज्र उल्का धातु को कसकर पकड़ लिया। धड़ाम! जैसे ही मेरी पकड़ मजबूत हुई, उसके भीतर छिपी हुई अत्यंत उग्र वज्र शक्ति को मानो नया रास्ता मिल गया। वह मेरी हथेलियों से होती हुई पागलों की तरह मेरे शरीर में घुसने लगी। अगर अभी तक बिजली के प्रहार से केवल मांस और त्वचा को दर्द हुआ था, तो अब ऐसा लग रहा था जैसे हजारों उच्च वोल्टेज तार सीधे मेरी नसों, रक्त और अस्थियों में घुसा दिए गए हों। यह पीड़ा इतनी भयानक थी कि ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरी आत्मा को बार बार बिजली से चीरकर टुकड़ों में बांटा जा रहा हो। मैं दर्द से सिर उठाकर जोर से दहाड़ उठा। छिंगलिंग, इसे दबाकर रखो। अपनी चरम शीत शक्ति से मेरे हृदय और जीवन रेखाओं की रक्षा करो। मैंने मन ही मन चीखते हुए कहा। मैं कोशिश कर रही हूँ। लिन फेंग, टिके रहो। झो छिंगलिंग भी अपनी पूरी शक्ति लगा रही थी। मैं साफ महसूस कर सकता था कि एक कोमल लेकिन अडिग बर्फीली शक्ति मेरे हृदय के चारों ओर एक सुरक्षात्मक परत बना रही थी। वह पूरी ताकत से उस उग्र बिजली को मेरे महत्वपूर्ण अंगों तक पहुंचने से रोक रही थी। चरम शीत और चरम वज्र, दो बिल्कुल विपरीत और अत्यधिक शक्तिशाली ऊर्जाएं मेरे शरीर के भीतर भयंकर संघर्ष में उलझ गईं। कभी मेरे शरीर की सतह पर मोटी बर्फ जम जाती, तो अगले ही पल बैंगनी बिजली की अग्नि उसे जलाकर काला कर देती। मैं कभी बर्फ से ढक जाता, तो कभी जलते हुए कोयले जैसा दिखाई देता। यह पूरी प्रक्रिया ऐसी थी कि मौत भी उसके सामने आसान लगती। समय का एहसास पूरी तरह खो चुका था। शायद केवल 1 मिनट बीता था, या शायद एक पूरा युग।